नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपमाला फ्रॉम गया जी बिहार। आईएफपीएस द्वारा प्रायोजित निरंतर प्रतिदिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार फोरम का 1042वें दिवस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वेबिनार को शुरू करने से पहले हम सभी लोग 1 मिनट का साइलेंट प्रेयर करेंगे। आप सबों का पुनः अभिनंदन। आज की इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे साथ एक समर्पित, कर्मनिष्ठ एवं अनुभवी होम्योपैथिक चिकित्सक का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। एम आई ऑडिबल? जी जी, आ रही है आवाज। यस यस यस। मुझे अत्यंत हर्ष के साथ परिचय कराने का अवसर प्राप्त हो रहा है डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद द्विवेदी की। डॉक्टर द्विवेदी ने वर्ष 2014 में बीएचएमएस की उपाधि आगरा विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अपने शैक्षणिक जीवन से ही इन्होंने होम्योपैथी के सिद्धांतों एवं व्यवहारिक पक्ष को गंभीरता से आत्मसात किया है। वर्ष 2014 से ही आप कानपुर नगर में अवधेश मेमोरियल होम्योपैथिक क्लिनिक का सफल संचालन कर रहे हैं। अपने क्लिनिक के माध्यम से आप निरंतर रोगियों को समर्पित, प्रभावी एवं संवेदनशील चिकित्सा सेवा प्रदान कर रहे हैं। आपकी चिकित्सा शैली में रोग के मूल कारण तक पहुंचने की सूक्ष्म दृष्टि, रोगी के प्रति मानवीय संवेदना एवं होम्योपैथी के सिद्धांतों के प्रति गहरी निष्ठा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निश्चित रूप से आज का आपका व्याख्यान हम सभी के लिए ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक एवं व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। मैं आप सभी की ओर से आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद द्विवेदी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि अपना बहुमूल्य व्याख्यान प्रस्तुत करें। आपका आज का विषय है डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज एंड देयर होम्योपैथिक मैनेजमेंट। सो डॉक्टर, ओवर टू यू। आईएफपीएस में आपका बहुत थैंक यू मैम। यस। थैंक यू मैम। मेरा परिचय कराने के लिए सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आज का, जैसा कि आपने बताया, मेरा टॉपिक है डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीजेस। तो उसी को मैं शुरू करता हूँ। तो आज हम बात करते हैं डिजनरेशन ऑफ स्पाइन की। तो उससे पहले हम सबसे पहले जान लें कि स्पाइन क्या होती है। तो बात करेंगे स्पाइन। हमारी स्पाइन 5 तरह की वर्टिब्री से मिलकर बनी होती है, जिसमें कि सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री जो कि 7 होती हैं, फिर थोरेसिक वर्टिब्री 12, लंबर वर्टिब्री 5, सैक्रल वर्टिब्री 5 और कॉकिक्स 4। ये बाय बर्थ हमको 33 वर्टिब्री हमारे शरीर में होती हैं, जो कि बाद में फ्यूज होके एडल्ट एज में हमारी सैक्रल और कॉकिक्स की वर्टिब्री आपस में फ्यूज हो जाती हैं। तो टोटल 26 वर्टिब्री एक एडल्ट इंडिविजुअल में पाई जाती हैं। तो यही सारी वर्टिब्री हमारी स्पाइन का फॉर्मेशन करती हैं आपस में मिलके। और ये एक स्पेशल तरह के जॉइंट से बनी मिलकर जुड़ी होती हैं, जिसमें कि हमारे लिगामेंट्स, टेंडन्स, लार्ज मसल्स और हाईली सेंसिटिव नर्व आपस में उस जॉइंट का फॉर्मेशन करते हैं। उस पूरे उसको हम स्पाइनल कॉलम भी बोलते हैं। और ये इस वर्टिब्रीज के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, जो कि हमें जर्क। यस। कह रहे आपने अपना स्क्रीन शेयर नहीं किया है? मैम अभी कर रहा हूँ। मैं पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं, फिर शेयर कर रहा हूँ उससे। ठीक ठीक, ओके। तो ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं, वो कुशन का काम करती हैं हमारे शरीर के लिए। मतलब वर्टिब्री में जो जर्क आता है, हमारे शरीर पे जो भी जर्क आता है, तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क उसमें एक जैसे कि शॉकर होता है बाइक में या व्हीकल्स में, उसकी तरह काम करती हैं। तो वो शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, डिजनरेशन ऑफ स्पाइन। स्पाइन का डिजनरेशन एक सामान्य प्रक्रिया है, जो कि एक 40 की एज के बाद कॉमन होता है कि धीरे धीरे हमारे शरीर में एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो 50-60 की एज में ज्यादातर लोगों को स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। किसी को सर्वाइकल रीजन में प्रॉब्लम होती है, किसी को लंबर रीजन में। ये दोनों रीजन में प्रॉब्लम्स बड़ी कॉमन है डिजनरेशन की वजह से। तो
इसी पे आज मेरे एक पेशेंट जो कि लंबर स्पॉन्डोसिस की पेशेंट थी और 11 महीने से ऑन बेड थी, उन्हीं का केस पे मैं डिस्कस करने के लिए लंबर स्पॉन्डोसिस पे बात करूंगा कि लंबर स्पॉन्डोसिस के डिजनरेशन के बारे में बात करूंगा। उसमें सर्वाइकल और दूसरे रीजन का भी डिजनरेशन आ जाएगा, लेकिन केस चूंकि मेरा लंबर स्पॉन्डोसिस का है तो मैं लंबर स्पॉन्डोसिस का ही केस शेयर करूंगा और उससे रिलेटेड सारे चीजें बताऊंगा। स्क्रीन शेयर अच्छा। हम्म, हम्म। शेयर हो रही है मैम मेरी स्क्रीन? अपने शेयर ऑप्शन क्लिक किया है? हाँ जी जी, मैंने क्लिक कर दिया है। नहीं नहीं, अभी शेयर नहीं हो रही है। अभी नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, ये नीचे शेयर हो गया, ठीक। हाँ अभी, हाँ हाँ, यस अभी जी, शेयर हो गया। तो लंबर स्पॉन्डोसिस क्या है, कैसे होता है, कारण क्या होते हैं, उसका पैथोलॉजी क्या होती है, उसका मैनेजमेंट क्या है, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक मैनेजमेंट, और उस केस, इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे कि लंबर स्पॉन्डोसिस क्या होती है। लंबर स्पॉन्डलोसिस का मतलब है हमारी स्पाइन के लंबर रीजन में डिजनरेशन होना। तो जो कि हमारी स्पाइन का नीचे का पोर्शन होता है, कमर का रीजन, एक एज के बाद हमारी वर्टिब्रेस डिस्क जॉइंट और लिगामेंट में टूट फूट होने लगती है। वैसे तो ये पहले 40 की एज के बाद होती थी, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं कि यंग एज में भी कई सारे पेशेंट्स में विदाउट इंजरी भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यह एक ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रकार है जिसमें हमारी लोअर स्पाइन में डिस्कम्फर्ट, हार्डनेस और चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कत होने लगती है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है, एज के साथ बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से होने लगती है, जिसके कारण जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती हैं उनमें हाइड्रेशन की कमी हो जाना, बोन्स में किनारे ऑस्टियोफाइट्स डेवलप हो जाना, या वर्टिब्री जॉइंट, वर्टिब्रल जॉइंट में स्टिफनेस हो जाना, जिसके कारण हमारी वेन्स और स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन होने लगता है। इसी की वजह से हमारे लंबर स्पॉन्डोसिस के पेशेंट्स में दिक्कत होने लगती है। अब आते हैं कि इसके कॉजेस क्या हैं। कॉजेस, पहला तो एक सबसे प्राइमरी कॉज है एजिंग। व्यक्ति की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसके स्पाइनल कॉर्ड में मॉइस्चर और इलास्टिसिटी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसकी स्पाइन में या लंबर रीजन में टूट फूट होने लगती है, ऑस्टियोफाइट्स डेवलप होने लगते हैं और उसको लंबर रीजन में, स्पाइन में कंप्रेशन होता है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस डेवलप हो जाती है। दूसरा कारण है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। जैसे कि किसी की फैमिली में पहले किसी को स्पाइन की दिक्कत रही है तो उसको भी वैसे क्योंकि उसके अंदर वैसा मियाज्म है या वैसा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन रहा है तो उसको भी लंबर स्पॉन्डोसिस डेवलप होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तीसरा है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आजकल का हम लोगों का जो काम है, जैसे हम लोग डॉक्टर्स ही हैं, तो हम लोग का काम दिन भर चेयर से बैठे रहना है। फिजिकल एक्सरसाइज होता क्या है, हम लोग डेली लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं कि पेशेंट देखते हुए कई बार रात में 9-10 बज गया, घर गए, खाना पीना खाया, सो गए, सुबह उठे तो वो जब देर से रात में सोए हैं तो देर से उठे, फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही है, जिससे मसल्स भी हमारी दिन पे दिन वीक होती जाती हैं। बोन्स पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और हमारी वहां की वर्टिब्रीज में दिक्कत होने लगती है। ये एक बहुत बड़ा कारण है। हमारे आज का जो लाइफ स्टाइल है वो लंबर स्पॉन्डिलोसिस या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का एक बहुत बड़ा कारण है। तो जो हमारे
स्पाइन के डिजनरेशन के रिस्क को बढ़ाता है। रिपीटेटिव स्ट्रेन, चौथा कारण है रिपीटेटिव स्ट्रेन। मतलब हमारा कोई काम ऐसा है कि जैसे मजदूर होते हैं, उनका बोझ उठाने का काम है, या आजकल लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं, वो जिम में ही एक्स्ट्रा वेट उठा रहे हैं, आपस में ही दिखाने के लिए कि मैं इतना वेट उठा लेता हूं। तो कई बार उसकी वजह से भी, रिपीटेटिव स्ट्रेन की वजह से भी हमारे लंबर स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत डेवलप हो जाती है। पांचवा कारण ओबेसिटी। हम जंक फूड खा रहे हैं और मिठाई खा रहे हैं, जो भी, बस घर का जो हम लोग का पहले का खान पान था वो बहुत अच्छा था, लेकिन आजकल लोग जंक फूड और ये सारी चीजें, अब कई बार हम बाहर वर्किंग में हैं तो कुछ भी खा लिया, पिज्जा खा लिया, बर्गर, काम चला रहे हैं, तो वो एक ओबेसिटी डेवलप होती है, उससे भी डिजनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। स्मोकिंग एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि निकोटीन क्या करता है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको कम कर देता है, स्लो कर देता है, तो हमारी स्पाइन हेल्दी नहीं रह पाती। ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण भी वहां पे डिजनरेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। या फिर कोई पुरानी स्पाइनल इंजरी रही है, हमें कभी रीढ़ की हड्डी में पीछे, कमर में, या कहीं भी चोट लगी है, उसकी वजह से भी डिजनरेशन ऑफ स्पाइन शुरू हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजी। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, जब हमारी वर्टिब्रीज के बीच का गैप कम हो गया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में कोई प्रॉब्लम हुई, या वहां पे ऑस्टियोफाइट डेवलप हो गए, तो वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो हमारी नर्व्स पास हो रही हैं उसको प्रेस करने लगते हैं, उसमें नैरोइंग हो जाती है, स्पेस की कमी की वजह से हमें जो दिक्कत होती है, या दर्द होता है, या सेंसेशन नीचे डिस्टल पार्ट में हमारे नहीं जा पाता है, तो वो भी वो इस तरह की पैथोलॉजी होती है। लिगामेंट थिक हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया, हैवी वेट उठाने की वजह से, तो ज्यादा जोर पड़ता है तो लिगामेंट थिकनिंग हो जाती है। नर्व रूट कंप्रेशन इन एडवांस केसेस, ये सारी पैथोलॉजी होती है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या हमें मिलते हैं, तो कंप्रेशन की वजह से, जब एक तो इजिली, पहले जब हल्का कंप्रेशन होता है तो कई बार पेशेंट्स को पता ही नहीं होता मेरी स्पाइन में डिजनरेशन शुरू हो गया है। हल्का फुल्का लो बैक पेन हुआ तो वो बियर करते रहते हैं, उनको लगता है कि आज ज्यादा देर सिटिंग हो गई। इसलिए कई बार पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब 5 साल से दिक्कत थी, हल्की हल्की थी, लेकिन पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब ज्यादा ही होने लगा, चलने फिरने में दिक्कत होने लगी, या खड़े होने में दिक्कत होने लगी, तो फिर मैंने सोचा अब दिखाता हूँ। तो पता चलता है उनको कि उनके वहां पे लंबर रीजन में डिजनरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनको एक एज से पहले ही एजिंग वाले साइंस आने लग गए हैं। तो यही लो बैक पेन होता है पेशेंट्स में, ज्यादा देर खड़े रहने, ज्यादा देर बैठे रहने पे, स्टिफनेस हो जाना लोअर बैक में, खड़े हुए तो तुरंत सीधे नहीं हो पा रहे हैं डॉक्टर साहब, तो स्टिफनेस जकड़ जाता है उनका वो पोर्शन, या ड्राइव कर लिया कहीं 1-2 घंटे के लिए ही तो उतने में ही उनको प्रॉब्लम होने लगना। या लंबर रीजन का पेन, कई बार उनसे पूछो कि क्या कमर में दिक्कत हो रही है, वो पैरों में दर्द बता रहे हैं, हिप्स में, तो उनसे पूछो कमर में भी दिक्कत हो रही है, बोलेंगे नहीं डॉक्टर साहब कमर में कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो यही हिप्स में ही या थाइज में ही पीछे साइड पेन हो रहा है। तो ये भी एक सिम्टम होता है हमारी लंबर स्पॉन्डोसिस का, कि हमारा कमर का दर्द हिप्स से नीचे रेडिएट होता है। फिर उसके बाद आते हैं, जब ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है, हमें ज्यादा ही वहां पे हर्निएशन हो गया है हमारी डिस्क का, तो हमें नीचे झंझनाहट या सुन्नपन जैसा महसूस होने लगता है। कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब पैरों में बहुत झंझनाहट रहती, दर्द तो नहीं है, झंझनाहट बहुत है। और या फिर कुछ पेशेंट ये भी बोलते हैं जब ज्यादा कंप्रेशन हो जाता है कि डॉक्टर साहब पैरों से वजन नहीं ले पा रहे हैं, हम खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो ये भी एक लंबर स्पॉन्डलोसिस का सिम्टम है, पैरों में ताकत महसूस ना होना, ठीक है, वेट ना बियर कर पाना, कमर या पीठ में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना,
झुकने या कुछ भी काम झुक के करने पे उनका सही से कर नहीं पाते हैं, या फिर चलने फिरने या झुकने पे क्रैकिंग साउंड आना, ये सारे सिम्टम्स हमें लंबर स्पॉन्डिलोसिस में मिलते हैं। अब पहचान कैसे करेंगे कि ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस के साइन हैं? तो जब हम इस तरह के सिम्टम्स मिलेंगे कि ये सारे जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए हैं, कमर में दर्द रहना, या थाइज या बैक हिप में दर्द जाना, सुन्नपन होना, या झंझनाहट होना, या वेट नहीं बियर कर पा रहे हैं, तो इन सारे सिम्टम्स के हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके कि इसको किस तरह की दिक्कत रही है। दूसरा, फिजिकल उसका चलने फिरने या बैठने का तरीका देख के पेशेंट से पूछना पड़ेगा, आप इस तरह से झुक के क्यों बैठे हो, या आगे पीछे सपोर्ट ही क्यों चाहिए बैठने में। कई बार पेशेंट स्टूल में बैठने से मना कर देता है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि क्यों मना कर रहा है। वो कहेगा डॉक्टर साहब चेयर दे दीजिए, बिना सपोर्ट के मुझे आराम नहीं मिलता। तो दूसरा फिजिकल एग्जामिनेशन। तीसरा, एक्सरे करा के, एक्सरे में भी हम देख लेंगे कि यहाँ पे कोई बोन्स के बीच की गैपिंग तो नहीं कम हो रही है। वैसे एक्सरे में उतना विजिबल नहीं होता है, हम क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं जानता हूँ कि इतना इजीली विजिबल नहीं हो पाता है एक्सरे से। लेकिन एमआरआई या सीटी स्कैन जब हम फर्दर कराते हैं तो एग्जैक्ट पता चलता है कितनी नैरोइंग है, कितना कंप्रेशन है, वो एग्जैक्ट पता चल जाता है। और बाकी उसके बाद नर्व कंडक्शन स्टडीज होती हैं, उसके थ्रू भी चेक किया जा सकता है कि कितना कंप्रेशन है, या डायग्नोसिस बनाई जा सकती है कि ये लंबर स्पॉन्डिलोसिस ही। क्योंकि लंबर स्पॉन्डिलोसिस और कई तरह की लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से भी डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा कि ये डिजनरेशन ही है कि केवल इन्फ्लामेशन है या स्टिफनेस ही है। तो जब हमें पता होगा तो हमें एग्जैक्ट उसका उसको उस तरह का ट्रीटमेंट दे पाएंगे, पेशेंट को उस तरह से समझा पाएंगे कि तुम्हारी दिक्कत कितना ठीक होने वाली है, कितने समय में ठीक होने वाली है। तो वो बहुत हेल्पफुल रहता है। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट, क्या इसका मैनेजमेंट है? तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी डेली एक्टिविटीज या रूटीन को चेंज करके, कि ज्यादा देर तक रात में नहीं जगना है, सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, और ज्यादा देर तक लगातार बैठे नहीं रहना है। थोड़ा सा बीच बीच में, अगर आपका काम भी ऐसा है कि आपको 5-6 घंटे लगातार कंप्यूटर पे बैठ के काम करना है, तो आप बीच में 5-10 मिनट का वॉकिंग कर लीजिए, बीच में ही ऑफिस में ही चाहे टहल लीजिए, अपने चैम्बर में ही टहल लीजिए। अगर हम जैसे डॉक्टर्स हैं तो हम लोग की भी लगातार बैठे रहने की सिटिंग है, तो हमें भी पेशेंट को 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बाहर वेट करा के अपने चैम्बर में ही थोड़ा सा वॉक कर लिया। जरूरी नहीं है कि हम 8 घंटे लगातार बैठ के अपना पेशेंटिंग ही कर रहे हैं। तो हम इन सब इस डिजनरेशन से बच सकते हैं। और वेट कम करके, अगर हमारा वेट ज्यादा है या हम वेट ज्यादा नहीं भी है, तो हम अपने वेट को मेंटेन करके, कम वेट को मेंटेन करके हम इससे बच सकते हैं। क्योंकि ओबेसिटी भी एक इसका बहुत बड़ा कारण है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए। फिजिकल थेरेपी मतलब फिजियोथेरेपी से भी हम एक्सरसाइज, उससे हेल्प ले सकते हैं। फिजियोथेरेपी से वो आपको रेगुलर एक्सरसाइज कराएगा, धीरे से सीख के हम उसको घर में भी कर लेंगे, तो उससे भी बचा जा सकता है। एलोपैथिक मैनेजमेंट में ज्यादा कुछ है नहीं, वो आप जाओगे तो विटामिन B12 और विटामिन D, एनसेड्स वगैरह, मसल रिलैक्सेंट यही देंगे। ज्यादा जिसको दिक्कत है तो उसको स्टेरॉइड्स वगैरह भी चलाते हैं। अब हम आते हैं अपना मेन जो हमारा काम है, होम्योपैथिक मैनेजमेंट। होम्योपैथिक में होम्योपैथी ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है, और बहुत सारे केसेस अपने क्लिनिक में लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के ठीक होते हैं डे टू डे लाइफ में। एक ऐसा ही केस मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा
तो होम्योपैथी में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइबर हूँ, ड्रग ट्रांसमिशन करता हूँ, या फिर कुछ पेशेंट में मैं ओरल भी 50 ml में पोटेंसी चलाता हूँ। तो बीमारी के नाम पे तो मैं दवा नहीं बता पाऊंगा कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस है तो क्या दवा दे देनी चाहिए। हाँ, लंबर स्पॉन्डिलोसिस किसको है, पेशेंट के बिहाफ पे उसके सिम्टम्स कैसे हैं, उसको किस वजह से दिक्कत हुई है, उस उन सिम्टम्स को कौन सी दवा कवर कर रही है। अगर उस दवा से उस पेशेंट की थीम मिल रही है, उसका सार मिल रहा है, तो हम वो दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट पे भी और भी मैं बात करूंगा। होम केयर, घर में हम क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। हम आराम, मतलब ठीक तो नहीं होगा घर पे, लेकिन उससे थोड़ा सा आराम कैसे मिल जाए। हॉट और कोल्ड हम पैक्स के थ्रू सिकाई कर सकते हैं, जिससे इन्फ्लामेशन कम हो। अपने शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज स्ट्रेच कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं डेली लाइफ में, जिससे हमारी मसल्स स्ट्रांग हो, हमारी बोन्स स्ट्रांग हो, हमारे लिगामेंट्स और टेंडन्स हेल्दी रहें। और जो आजकल एक, अब फिर भी पेशेंट्स में अवेयरनेस आई है, तो पहले जो लोग फोम या स्प्रिंग वाले गद्दे इस्तेमाल करते थे, वो अवॉइड करके और एक फर्म गद्दा इस्तेमाल करके उससे भी इस तरह की दिक्कतों से बचा जा सकता है और एक्टिव रहना। फिर हम अब डिस्कस करेंगे, मेरा एक केस था जो इसी का ठीक हुआ है। ये केस था, पेशेंट मेरे पास करीब 100 किलोमीटर दूर से राधा देवी रसूलाबाद से दिखाने आई थी। इनके हस्बैंड ने पहले किसी पेशेंट की प्रॉब्लम सुन के कि वो ठीक हुआ है, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और बोला डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ 10 महीने से ऑन बेड है, उनको मैं ला नहीं सकता, क्या ऐसे नहीं ट्रीटमेंट हो जाएगा, मैं आके बता दूं या दवा ले जाऊं, या जो आप बाल से करते हो मैं बाल लेके चला हूं। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, पेशेंट का मेरे सामने होना बहुत जरूरी है, एक बार मैं देख लूंगा तो काफी अच्छा उनसे बात करके काफी अच्छा सिम्टम्स मिल जाएंगे, जिससे मैं सही दवा तक पहुंच पाऊंगा। तो मेरे बहुत समझाने के बाद पेशेंट को लेके वो आए, उनके हस्बैंड, क्योंकि पेशेंट हेल्दी थी, उनका वेट अप्रोक्स 90 के ऊपर था। तो उनको घर में बता रहे थे, बैठालने में भी गाड़ी में बड़ी दिक्कत हुई, फिर भी वो बैठाल के लाए। मेरी क्लिनिक पे जब पेशेंट आई तो मैंने क्लिनिक पे बाहर जाके उनकी गाड़ी में ही उनकी केस टेकिंग की। पेशेंट को रिपोर्ट्स जैसा आप लोग देख रहे हैं, यही दिक्कत थी। उनके मसल स्पाज्म था और डिजनरेशन हो रहा था स्पाइन का। तो मैंने देखा, फिर मैंने उनके सारे सिम्टम्स लिए, जो कि ये एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट। अब मैं पेशेंट की थोड़ा सा मैं आपसे कहानी शेयर करता हूँ। पेशेंट 36 37 की एज की रही होंगी उस समय जब मेरे पास आई। उनके मैंने जब पूछना शुरू किया तो पता चला कि वो अपने हस्बैंड की दूसरी वाइफ हैं। तो मैंने पूछा पहली वाइफ कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि पहली वाइफ भी उसी घर में, ऊपर एक कमरा बना हुआ है, गांव का माहौल है, तो वो उसी कमरे में रहती हैं। तो हमने कहा जब पहली वाइफ थी तो दूसरी वाइफ की जरूरत कैसे, कैसे हो गया दूसरी शादी। तो बोली नहीं, उनको बच्चे नहीं थे, तो इस शर्त पे शादी हुई थी कि ये शादी के बाद उनसे कोई वो नहीं रखेंगे बातचीत। इस शर्त पे शादी हुई, और इस पेशेंट से इनको 4 बच्चे हैं आज के समय में, मतलब जब वो बीमार हुई थी तब 4 बच्चे थे उसके। बीमार होने के 2 साल पहले भी एक बच्चा हुआ था। तो पेशेंट का वेट बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बताया अपनी केस टेकिंग में कि उनके हस्बैंड ने भी थोड़ा सा पहले बताया, तब फिर वो बताने लगी, वो बताना नहीं चाह रही थी। उनको डर रहता है कि ऐसा ना हो हस्बैंड
दूसरी जो वाइफ है उनसे बात ना करें। हमने कहा क्यों ना बात करें, तो उनको लगता है कि ऐसा ना हो बात करें फिर धीरे से रिश्ते नॉर्मल हो जाएं तो मेरी प्रॉपर्टी में वो और हिस्सा मांगने लगे। क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी इसी शर्त पे हुई थी कि उनको खेती का कुछ पोर्शन दे दिया गया था, मतलब समथिंग अबाउट 25 बीघे की थी, तो 2-3 बीघे दे के अलग कर दिया गया था कि अब तुम्हारा इसमें इस घर में या उसमें कोई हिस्सा नहीं है। तो उनका बस यही था कि उनसे कोई रिश्ता नहीं रखो, नहीं तो वो प्रॉपर्टी या पैसा मांगेंगी। तो इसीलिए मैंने उनका, और हर चीज में हस्बैंड से हिसाब पूछती थी कि कितना खेती से आया। उनको ये भी रहता था कि ऐसा ना हो हस्बैंड उनको कुछ दे दे पैसा, तो उनको पैसा सब अपने कंट्रोल में चाहिए था। तो कितना खर्चा हो रहा कितना, तो इसलिए मैंने लिया था उनका एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट कंपनी डिजायर। घर में हस्बैंड तो पढ़ाने जाते थे, प्राइवेट टीचर थे, बच्चे रहना चाहिए। अगर उनसे ये कह दिया जाए, एक 7-8 साल की बिटिया थी, तो अगर वो भी स्कूल जाने वाली हो तो वो कहती थी नहीं, सब कोई नहीं जाएगा, एक दो बच्चा मेरे पास रहेगा कि मुझे कोई रहता है तो अच्छा लगता है। कंपनी डिजायर, बाकी और किसी और कोई नहीं चाहिए था उनको, आस पड़ोस या कोई रिश्तेदार नहीं, अपना ही कोई हो बस। इसलिए मैंने कंपनी डिजायर लिया था। एसिडिटी की भी उनको बहुत ज्यादा दिक्कत थी, गैस की, सुबह शाम एक एक गोली खाती थी, सीने में जलन बता रही थी। हार्ट बर्न लिया, कर्वेचर ऑफ स्पाइन बैक में, क्योंकि उनको लंबर स्पॉन्डोसिस की दिक्कत थी, तो उसको कर्वेचर ऑफ स्पाइन में भेजा है। बैक में पेन लंबर रीजन, जर्किंग लोअर लिम्स लिया था। वो बैठी थी उस दौरान, जब मैं केस टेकिंग कर रहा था 15-20 मिनट मैंने उनसे बात की, तो उनके पैर में एकदम से सडन जर्क आ रहे थे कि एकदम से जैसे कोई नर्व कंडक्शन वो रुकी हुई हो, एकदम से करंट की तरह पैर वो आगे की तरफ फेंक रही थी बैठे बैठे। तो घर में भी बोली इसी तरह, अगर कोई सामने खड़ा हो तो वो इतनी तेज झटका होता है कि उसको लग जाएगा बहुत तेज। तो एक ये लिया था मैंने, जर्किंग लोअर लिम्स, एक्सट्रीमिटीज में पेन शोल्डर, और फैट डिजायर, तला भुना और इस तरह पूड़ी पराठे, ये सब उनको बहुत पसंद थे। ये सारे सिम्टम्स लेने के बाद, हालांकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा तो आप लोग को भी लगेगा ये तो ओपन केस था कैलकेरिया का आपका। मैंने कैलकेरिया का भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब की थी, और वो पेशेंट 1.5 से 2 महीने में जो ऑन बेड थी वो धीरे से वॉकर से चलने लग गई। और धीरे 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 7-8 महीने ट्रीटमेंट चला, 8 महीने में ही उन्होंने बंद कर दिया। मैं जबकि चाह रहा था कि अभी 1-2 महीने और चलने दीजिए कि पूरी तरह से और एकदम ठीक हो जाए, ऐसा ना हो कि फिर से केस रिवर्स हो जाए। लेकिन उनको वही बताया एंजाइटी मनी मैटर्स, तो वो आने ही नहीं दी हस्बैंड को दवा लेने। तो अब वीडियो देखते हैं। क्योंकि पेशेंट मेरे पास आने की स्थिति में नहीं थी, एक बार तो वो ले आए थे, उनको बैठालने में गाड़ी में बड़ी दिक्कत होती थी, तो मैंने ये वीडियो उनसे मंगवाया था घर से कि जैसे जैसे चल रही हैं। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि कैसा है अब दर्द कमर का, पैरों का? पैर मतलब कमर का तो दर्द बहुत मतलब कम हो गया है जी। हाँ होता है कि अब कमर का दर्द कम हो गया, लेकिन पैर में दर्द होता है। पैर में दर्द हो रहा है सीधे तरफ। अच्छा। अब कमर पे लगा के पंजा अलग दर्द होता है, चलने में दिक्कत होती है। ठीक है, और कंधे वाला दर्द? कंधे वाला नहीं होता है। कंधे वाला नहीं होता? नहीं, कंधे वाला नहीं हो रहा। कंधे वाला भी 10 महीने से था ना आपको दिक्कत? हाँ हाँ। अब बिल्कुल नहीं है? अब बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जब हमारे पास आई थी तो आप कितनी पेन किलर खा रही थी, दर्द की दवाई? डेली एक दो, सुबह शाम दो खाते थे हम। सुबह शाम दो खाती थी?
हाँ। और कितनी खा रही हैं? अब तो कभी कभार जैसे अभी जुकाम हो गया, बुखार आ गया तो भला खाने में नहीं खाते हैं हम। आप कोई दर्द की दवा नहीं खा रही हैं? नहीं, बस गैस की खाते हैं। गैस की कितनी गोली खा रही हैं? गैस की पूरी है। और पहले तो सुबह शाम वो भी खाती थी। हाँ, अब एक टाइम उसको भी धीरे से बंद करिए, है ना? अच्छा। हाँ, उसको भी बंद करिए। हाँ। आप जब मेरे पास आई थी 9 जनवरी को, हाँ। तब आप खड़ी नहीं हो पाती थी। हाँ। कार से आई थी, हमें कार ही में देखना पड़ा था। आपने कहा हम उतर नहीं पाएंगे, 4 लोग लगेंगे हमें उतारने में और फिर हम बैठ नहीं पाएंगे। हाँ, सही बात है। सही है ना? हाँ। अभी आपने जो आज वीडियो भेजा है उसमें तो आप खड़ी हो जा रही। बिटिया को पकड़ क्यों रही थी चलने में? पैर में दर्द हो रही थी इसलिए। अच्छा, पैर में दर्द हो रही थी। हाँ। लेकिन अब 5-6 कदम चलने लगी हैं बिना सहारे के। हाँ, छोड़ के हाँ। 5 कदम हम चल लेते हैं। अच्छा। और बाहर से अपने घर से बाहर, मतलब बाहर जो हमारे हैं वहाँ गेट लग चले जाते हैं। ये 9 जनवरी के पहले चल पा रही थी वाकर से? अरे नहीं, तब तो 4 बार नीचे भी नहीं कर पाते थे। पैर नीचे नहीं रख पाती थी, हैं? तो लगता है जैसे हमारे बिल्कुल पैर में दम ही नहीं है, खड़े नहीं पा रहे थे। जान चली गई, अब नहीं है। बिस्तर से खड़ी नहीं हो पाती थी, हैं, उतर के? अभी खड़ी भी हो ले रही है, चल भी ले रही है, बहुत बढ़िया है। अभी आज तारीख है, आज 18 मार्च है। हाँ। 2-2.5 महीने हुए हैं। हाँ। हाँ। अब ये पेशेंट मेरे पास जब चल के आई, पब्लिक कन्वेंस से, उस टाइम का वीडियो है। लेकिन अब इतना चल नहीं रही ना। जनवरी में तो पहली बार दिखाने आया था, तो चल पा रही थी 2-4 कदम। एक पैर भी नहीं रख पा रही। एक पैर भी नहीं रख पा रही, तब खड़ी नहीं हो पाती थी बिस्तर से उतर के। अभी खड़ी हुई है, धीरे से खड़ी हो जाती है, तुरंत खड़ी हो जाती है। पहले इस तरह नहीं खड़ी होती, पहले खड़ी थी। कंधों में दर्द है अभी? बिल्कुल नहीं है। कमर में भी जब चलती है ज्यादा देर तो दर्द होने लगता है कि कोई दर्द नहीं? अच्छा, दर्द की गोली कितनी खा रही है? दर्द की गोली कब से बंद? जनवरी बात से कहा जाए तो जमीन। अच्छा, तो कितनी दर्द की गोली जनवरी से पहले खा? तो शाम एक गोली खा रही थी दर्द की, और गैस की सुबह शाम वो भी गैस की खा रही थी। आप गैस की कितनी गोली खा रहे हैं? कोई दवा नहीं खा रही गैस की भी? गैस की भी बंद है 3 महीने। बहुत बढ़िया। अभी और कोई दिक्कत? चलने पे तो पैर, लेकिन ये देखिए, पेशेंट अपने आप चल के आई थी और चल के ही गई। तो हम बात करते हैं, केस देखा आप लोगों ने। मैंने कैलकेरिया कार्ब ही क्यों सेलेक्ट की? इसके पीछे एक तो इनका कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल बॉडी मेकअप तो आप लोग को दिख ही रहा होगा। लेकिन हेल्दी कोई भी पेशेंट हो सकता है, पल्सेटिला भी हो सकती है, 5वें 6वें नंबर पे आ रही होगी ये स्क्रीनशॉट में, बीच में वो मेडिसिन के नेम आ गए। तो पल्सेटिला भी शायद 5वें 6वें नंबर पे आ रही थी। पल्सेटिला पे भी मुझे दिमाग जा रहा था, लेकिन पल्सेटिला और कैलकेरिया कार्ब में मैंने फिर डिफरेंशिएट किया इनको कि कैलकेरिया ही क्यों।
तो कैलकेरिया में एक जो कैलकेरिया का नेचर होता है, एक तो लेजीनेस होता है, लेजी पल्सेटिला भी कई बार होती है, लेकिन कैलकेरिया को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। वो इनसिक्योर होती है, वो चाहती है कि मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए। उसी जगह पल्सेटिला में चेंजेबिलिटी होती है, उसके सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं, इसलिए उसके दिमाग में भी बड़ी चेंजेबिलिटी होती है। वो पल्सेटिला बोला भी जाता है, पल में शोला पल में माशा। तो पल्सेटिला उस टाइप की होती है, तो इसलिए कैलकेरिया मुझे उस जगह ज्यादा सुटेबल लगी। कैलकेरिया को प्रोटेक्शन चाहिए होता है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए वो पैसे पे फोकस करती है। उसको लगता है पैसा है तो सब लोग मेरे आसपास हैं, मुझे किसी और की जरूरत नहीं, इससे मुझे स्टेबिलिटी मिलती है। उसी जगह पल्सेटिला में क्या होता है, उसको रीएश्योरेंस चाहिए होता है, उसको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए होती है। उसको अब वो जिसको पसंद करती है या वो जिसका साथ चाहती है उसका साथ चाहिए होता है, उसको पैसे की इतना वो नहीं होता है। उसको एक एश्योरेंस चाहिए होता है। तो इनको, इनके हस्बैंड ने जैसे कि बताया कि इनको उनसे कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, उनके ऊपर तो ये सबके सामने चिल्ला भी देती थी कई बार। तो उनसे ये नहीं कि वो रहें, लेकिन इनको पैसा चाहिए। उन क्या तुम्हारी अर्निंग है, कितना खेतों से आया, कितना क्या है, इनको लगता था कि पैसा है मेरे पास तो हम मजबूत हैं, हम स्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, इसलिए पल्सेटिला मैंने डिस्कार्ड की। उसी जगह सल्फर सेकंड नंबर पे आ रही थी। कई बार पेशेंट का फिजिकल बॉडी मेकअप जब इस तरह का नहीं होता है, तो हम लोग सल्फर से भी कई बार वो होते हैं कि अब सल्फर कैसे ढूंढें, जैसे कि अ, बहुत इजी होता है, लोग बोलते हैं अरे सल्फर फिलोसफिकल होता है और डर्टी होता है। ये अब जो 11 महीने से ऑन बेड है, अगर वो इतना हेल्दी ना होता तो वो कितना साफ सुथरा रह सकता था, क्योंकि वो लेजी भी है। उनको इनको बस लेटे लेटे टीवी देखना था। इनके हस्बैंड बताते थे इनको टीवी लगा दो, ये बच्चों के साथ बैठ के टीवी देखती रहती हैं। तो कई बार सल्फर और कैलकेरिया भी डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सल्फर और कैलकेरिया में डिफरेंशिएट करने के लिए भी मैंने कुछ पॉइंट इनसे पूछे कि सल्फर की एक अपनी सोच होती है, फिलॉसफी होती है, वो अपनी अपना नजरिया हर चीज के बारे में रखता है। वैसा इनका कुछ नहीं था, इनका बस बच्चों जैसा बिहेवियर था। टाइम से खाना मिल जाए, लेटे हैं, दर्द है दर्द से करा रहे हैं, अगर दर्द की गोली खा ली, चुपचाप लेटे टीवी देख रहे हैं। तो इनको सल्फर की तरह ना ही इनके अंदर ईगो था, ना ही फिलोसफिकल कोई बातें थी, ना ही इनका कुछ ये था कि मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, लोगों से मिल पा रही हूँ। तो सल्फर वाला इनका कोई व्यक्तित्व तो नहीं लगा, इसलिए मैंने सल्फर नहीं चुनी। नक्सोमिका, नक्सोमिका चूंकि बर्कोलिक होता है, उसको काम करना होता है, और इनको ये जब स्वस्थ थी तब भी ये काम नहीं करना चाहती थी। इनके हस्बैंड ने बताया कि ये भी तब भी ये बड़ी वाली बेटी को ही काम सब बताती रहती थी, ये कर दो वो कर दो ऐसे कर दो। तो ये काम पहले भी नहीं करती थी, अब तो चलो बीमारी है तो और नहीं करना है। और कैलकेरिया काम होता है, शांत स्वभाव का होता है, स्लगिश होता है। नक्स भूमिका इम्पेशेंट इरिटेबल होता है, गुस्से वाला होता है। गुस्सा कैलकेरिया को भी आता है, लेकिन जब उसकी चीजें बिगड़ रही होती हैं तब। काम को लेके वो इतना नहीं इरिटेबल होता है। तो हमें कभी भी कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट करनी है, आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे डॉक्टर्स अपने साथ के, बड़ा कष्ट होता है कि यूट्यूब पे फेसबुक पे इस चीज की ये दवा, इस चीज की ये दवा, ये ले लो, इस चीज का ये रामबाण इलाज। चार, हाँ अभी मैं कल ही फेसबुक देख रहा था, एक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने बताया कि हीमोग्लोबिन अगर कम है, मतलब ये सिम्टम है, तो आप में हीमोग्लोबिन खून की कमी है,
खून की कमी है तो ये 3 दवाइयां बराबर मात्रा में 100 ml बॉटल मिला के रख लीजिए। दिन में 3 बार 10-10 बूंद आधे कप पानी में मिला के पीते रहिए। तो ये होम्योपैथी तो नहीं है मेरे ख्याल से, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने डॉक्टर सानी सर से या अपने और गुरुओं से सीखा है। ये होम्योपैथी को मिक्सोपैथी की तरह यूज करना है। उससे हो सकता है हमें टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए, लेकिन इस तरह के केसेस, और क्योंकि इस पेशेंट को ठीक हुए मुझसे 2 साल हो चुके हैं, आज भी उनके थ्रू मेरे पास पेशेंट आते हैं। क्योंकि जब आप इस तरह का एक पेशेंट ठीक करते हो तो पेशेंट, उस तरह के पेशेंट आपको ढूंढते हुए कई सारे आने लगते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो ऑन बेड थी तब उनका ठीक हो गया, मेरे तो अभी केवल दर्द ही रहता है, तो मैं तो ठीक हो जाऊंगा ना। तो आपको बस इस तरह के एक पेशेंट को ठीक करने की जरूरत है, पेशेंट आपके पास खुद आने लगेंगे। तो यही था इस केस के बारे में। और मैं बताऊं लंबर स्पॉन्डिलोसिस का, क्या हम इसको रोक सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं। जो मैंने बताया कि अगर हम अपनी हैबिट्स को अच्छा रखें, अपनी वर्किंग अच्छी रखें, बराबर एक्सरसाइज और चलना फिरना खान पीन संतुलित रखें, और बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ना पड़े हमारी लाइफ में, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे चीजें होती हैं। कई बार पेशेंट हम लोगों से आके ये भी कहने लगता है कि डॉक्टर साहब कमर की दिक्कत है, बाकी आप ये क्या माइंड के सिम्टम्स पूछ रहे हो। तो हमें मेंटल सिम्टम्स जानना बहुत जरूरी है। जब तक उसके दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं जानेंगे, उसके साथ क्या सरकमस्टेंसेस रहे हैं हम नहीं जानेंगे, उसका स्वभाव नहीं जानेंगे, तो हम उस दवा की थीम तक नहीं पहुंच पाएंगे। और जब दवा की थीम तक नहीं पहुंचेंगे तो पार्शियली ही रिलीफ मिलेगा, कभी केस क्योर नहीं होगा। तो अ, अभी मैं एक पेशेंट से मिला जो 86 साल के थे। 86 साल की उम्र में भी वो बिल्कुल स्वस्थ थे। अभी जाके साल 1.5 साल से उनको हल्का हल्का घुटनों में दर्द रहने लग गया। तो मैंने उनका लाइफ स्टाइल पूछा कि आप इतनी उम्र में भी, 86 साल की एज में भी बढ़िया से अपने आप से कार ड्राइव करके आए हो, तो कैसे इतना हेल्दी हैं? तो उन्होंने बताया वो 60 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर हुए। वो जब यंग एज में थे उनके पेरेंट्स वेल, मतलब सेटल्ड थे, पेरेंट्स की लाइफ में कोई वो नहीं थी, तो इनको अच्छा परवरिश मिली, बचपन इनका अच्छा बीता, कोई टेंशन नहीं रही। जब ये यंग एज में आए जॉब लग गई अच्छी, फिर इनके बच्चे हुए तो उनका सब कुछ अच्छे से सेटल होता गया, फिर उनके भी बच्चे टाइम से हो गए। तो इनकी लाइफ में कभी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहा, इसलिए वो इतने हेल्दी रहे। और 60 साल में रिटायर हुए, आज 26 साल हो चुके थे उनको, आज भी वो अपनी डेली रूटीन, जैसे पहले सुबह उठ के वर्कआउट करना, चलना फिरना, आज भी सब वो वही रूटीन वही डाइट फॉलो कर रहे थे। ये नहीं कि 60 साल की उम्र हो गई अब तो मुझे, मैंने बहुत काम कर लिया अब मैं रिटायर हो जाऊं। जनरली लोगों के साथ यही होता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अच्छी रूटीन को फॉलो करें, खाने पीने में संतुलित वो रखें। और होम्योपैथी में हमें केस टेकिंग इसलिए भी जरूर है, करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए, और उसके माइंड के सिम्टम्स या जो भी कॉज है उसको जानना चाहिए। क्योंकि हम जब बीमारी का कारण जानेंगे तभी हम बीमारी को दूर कर पाएंगे। और उस मेंटेनिंग कॉज को भी हटाना, जिस वजह से बीमारी आ रही है उस मेंटेनिंग कॉज को भी हटाना बहुत जरूरी है। तो इतना ही था आज के टॉपिक में। किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ सकता है। सर अभी हमारे पास काफी टाइम है, आप कुछ और केसेस चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं। केसेस अभी हमारे मैं शेयर करता, लेकिन एक्चुअल में मेरा व्हाट्सअप पूरा बैकअप उड़ गया अभी 2-3 दिन पहले। गैलरी बहुत भर गई थी, 10,000 फोटो और वीडियो सब चले गए। तो वर्बली मैं कई केसेस के बारे में डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे हाँ अभी कोई मेरे पास
आप लड़की का केस चल रहा है। जी हाँ, हमारे पास टाइम है सर, आप कर सकते हैं। जी जी जी। तो अभी मेरे पास एक लड़की का केस चल रहा है। उसको वो आई तो थी मेरे पास यूट्राइन फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट कराने। एज उसकी मुश्किल से अभी 23-24 साल है। लेकिन जब मैंने उसकी केस टेकिंग की कंप्लीट, तो पता चला उसको बैक में पेन रहता है। वो स्टडी कर रही है अभी, पढ़ाई कर रही है, जॉब के लिए तैयारी कर रही है कम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो उसको बैक में बहुत दर्द रहता है, उसको गर्दन में दर्द रहता है। वो 3-4 घंटे लगातार जब जब भी बैठ के पढ़ाई कर लेती है, तो उसको उस दिन रात में पूरी रात दर्द की वजह से वो सो नहीं पाती। तो मैंने यही जो अपना तरीका है, होम्योपैथिक मेडिसिन सेलेक्ट की उसकी। उसकी दवा आई नेट्रम्योर। अब हम लोग डे टू डे लाइफ में, जैसे कि यूट्यूब और ये सब सिंगल मेडिसिन प्रेस्क्राइबर, मतलब एक दो सिम्टम पे मेडिसिन प्रेस्क्राइबिंग होती है, तो उस हिसाब से तो नेट्रम्योर कभी बैक पेन या सर्वाइकल के प्रॉब्लम के लिए तो जल्दी कोई सोचता नहीं है। लेकिन जब हम उसके कॉज पे जाएंगे, उसकी हिस्ट्री पे जाएंगे, तब पता चलता है कि नेट्रम्योर जैसी दवा भी सर्वाइकल और लंबर रीजन की प्रॉब्लम में भी आराम दिलाती है। फाइब्रॉइड तो ठीक कर ही रही है, प्लस इसमें भी आराम मिल रहा है। तो जब उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ नेट्रम्योर से, उसके सिम्टम्स थे, उसके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स, पिताजी थोड़ा सा गुस्सेबाज हैं, या घर में डिस्प्यूट्स चलते हैं। तो एग्जैक्ट अभी उसका ध्यान नहीं आ रहा है, फाइल निकालनी पड़ेगी। तो उस चक्कर में वो अपनी प्रॉब्लम ना कभी किसी से शेयर कर पाती है, अपने किसी फ्रेंड से भी नहीं शेयर करती है कि घर में क्या है या अपने मन में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं हैं। और इसलिए वो धीरे धीरे इंट्रोस्पेक्शन और अंदर ही अंदर सोच सोच के वो बीमार होती जा रही है। तो उसके सारे सिम्टम्स लिए थे। नेट्रम्योर जैसी कहानी मिली मुझको। तो नेट्रम्योर से उसके जो पीरियड्स में दिक्कत हो रही थी, मेंसेस में, वो मेंसेस टाइमली आने लगे, डिले आते थे 40 डेज में, 45 डेज में, पेनफुल रहते थे। उसको 2 दिन रेगुलर क्रैम्प्स के लिए दवाई लेनी पड़ती थी। वो सब उसका बंद हो गया है। अभी आज ही उसका फोन आया था कि डॉक्टर मैं आज अल्ट्रासाउंड करवा लूं। तो हमने कहा करवा लो। बोली नहीं डॉक्टर, थोड़ा सा अगले महीने मेरा एक एग्जाम लगा है, मैं अगले महीने जैसे करा लूं। तो मैंने कहा अगले महीने करा लेना, लेकिन दवा गैप मत स्किप मत करना। तो हमें बस पेशेंट की कहानी जाननी है, क्या कारण रहा है, उसके अभी के कंप्लीट सिम्टम क्या है। कंप्लीट सिम्टम जैसे कि बोनिंग हसन सर ने कंप्लीट सिम्टम दिया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हर केस में हम कंप्लीट सिम्टम निकाल सकें, जिसमें क्विज, क्विड, यूबी, कर क्विबस ऑक्जेलिस, कर कोमेडो क्वांडो। तो क्विज को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। तो इसमें हमें हु इज द पेशेंट, वेयर इज द डिजीज, यूबी, अच्छा क्यूबिस ऑक्जेलिस कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स, और कर कॉज ऑफ डिजीज, और कोमेडो मोडेलिटी, मॉडिफाइंग फैक्टर, और क्वांडो टाइम मोडेलिटी। अगर ये सारी चीजें हमें मिलती हैं, तो हम एक कंप्लीट सिम्टम अगर बना लें। कोशिश करनी चाहिए हर केस में मिले, लेकिन कई बार नहीं मिल पाता है। तो बाकी चीजें उसकी डिजायर, एवर्जन, और माइंड में क्या चल रहा है, उसका गुस्सा का टेम्परामेंट कैसा है, उसको डर क्या है, तो सारी चीजें अगर हम एक पोर्ट्रेट बना के उसको प्रेस्क्राइबिंग करेंगे, तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और किसी का इस लंबर स्पॉन्डोसिस वाले केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो? किन्हीं का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग बताएं, या आप खुद को अनम्यूट भी कर सकते हैं। सर किन्हीं का कोई क्वेश्चन तो नहीं है अभी, और हमारे पास अभी टाइम तो है, अभी 8 to 10 मिनट
8 to 9 मिनट्स अभी बचे हुए हैं। कैलकेरिया कार्प पे ही बात कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक है। इन्हीं का एक है। हेलो डॉक्टर, हाँ जस्ट मिनट, आप खुद को अनम्यूट कर लें, हैंड रेज करें जस्ट। कौन? डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने हैंड रेज किया है, और एक किन्ने किया है? डॉक्टर राम चावला। सर आप हैंड रेज करें तो ही मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगी। डॉक्टर राम प्रवेश शाह सर ने हैंड रेज किया, जस्ट मिनट वेट सर। यस सर, अब आप कुछ बोल सकते हैं। यस सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? चलिए चलिए, हाँ यस सर। थैंक यू दीपमाला, और हाँ यस। कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद त्रिवेदी। बहुत अच्छा आपका केस था, और फेब्राइड का जो केस जो है नेटम्यूट सेलेक्ट की है, जी बहुत बढ़िया सेलेक्ट किए। ड्यू टू सप्रेशन, सप्रेशन के कारण बीमारी था। नेटम्यूट जो है अंदर का सप्रेशन था उसके अंदर, समझे ना। ऐसे हम जो थ्री। सिलेक्ट रेमेडी जो सिलेक्ट करते हैं, सब्जेक्टिव सिम्टम एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम, दो दो सिम्टम आता है जिसके तहत रेमेडी को सिलेक्ट करते हैं। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ होम्योपैथिक साइंस, बीमारी का कॉज जो है इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता। एक और इसके पहले जो केस बताए बहुत अच्छा था, वो भी केस जो है उनको दर्द दर्द भी ठीक हो गया, और जो है सब चीज जो है ठीक हो गया, बहुत बढ़िया था। तो कारण इनविजिबल होता है जिसको देखा नहीं जा सकता। मेन कॉज ऑफ डिजीज जो है माइंड ही होता है, या कारण और कॉज देखा जाता है एक्सीडेंटल कारण, लेकिन वो भी माइंड से ही कंसल्टिंग, मेरे पास नहीं है। तो बहुत अच्छा आपका केस था डिजेनरेटिव स्पाइन पर, और बहुत बढ़िया इसमें जो है होम्योपैथिक बहुत बढ़िया रोल करता है। हम लोग भी केस देखते हैं, और बहुत सा जो है हाइपेरिकम है, लेकिन लेकेंथिस है, ये सब डॉक्टर भी राम काम प्रवेश करता है। सर। हाँ हाँ। हाँ सर, एक सर ने और भी हैंड अच्छा तो रेज किया ठीक है, कारण जो है जो बताए दर्द का बीमारी, तो दर्द जो है विषय मनोरथ दुर्गम नाना तेसव नाम सुन को जाना। जिसके पास एक विषय का थिंकिंग रहता है तो दर्द होगा ही। तो वेरी वेरी थैंक्स, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू डॉक्टर डॉक्टर राम त्रिवेदी प्रवेश जी। सर, आपने ठीक, अपना ओके। बहुमूल्य टाइम दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हरिहर सर हाँ ये सर, आप बोले सर जी पोटेंसी के जी बारे में। हरिहर सर, जी जी हरिहर जी। सर जी ने जो क्वेश्चन किया है कि मैंने जी कैलकेरिया का किस पोटेंसी में और कितनी डोजेस दी। तो सर जी मैं जी बताऊं, मैं ड्रग ट्रांसमिशनर हूँ। तो ज्यादातर जो भी फिजिकल कंप्लेन जिनकी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है, तो मैं 0/1 पोटेंसी में ही मेडिसिन सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने उनकी कैलकेरिया का 0/1 पोटेंसी में ट्रांसमिट की थी। पीने के लिए उनको एसएल दे दिया था कि पेशेंट को, कई बार ये भी होता है कि जो गांव के पेशेंट हैं तो उनको ये लगता है कि बाल से क्या, तो ज्यादा समझाना ना पड़े, वो अपना फॉलो अप भी देती रहे। तो एसएल पी रही थी वो दिन में एक बार केवल। ज्यादातर पेशेंट मैं ये कर देता हूँ आजकल, लेकिन जो बाहर के पेशेंट होते हैं उनको मैं एसएल भी नहीं देता हूँ। 0/1 पोटेंसी में मैंने उनकी दवा ट्रांसमिट की थी। और मुझे लगता है कि 0/5 मंथ तक 0/1 में ही दवा चलती रही थी। उसके बाद 6 मंथ में मैंने जाके कैलकेरिया का 0/2 की थी। उसके बीच में मैंने 5 मंथ में 2-3 बार दवा स्ट्रोक की थी, या एक एक बार प्लस की थी। उसके बाद मैंने 0/2, और 0/2 के बाद वो पूरी तरह चलने फिरने, मतलब 100-200 मीटर तक वो मार्केट में जाती थी, बताती थी कि मेन रोड पे घर है तो मैं टहल आ। उसके बाद उन्होंने दवा बंद कर दी थी। इसलिए मैं क्लोजिंग टाइम का उनका वीडियो भी नहीं बना पाया जब मैंने उनका ट्रीटमेंट बंद किया। क्योंकि पेशेंट जब ठीक हो जाता है तो कई बार वो बताने नहीं जी। आता या पूछने नहीं आता, डॉक्टर अब मैं दवाई बंद कर दूं। वो खुद डिसाइड कर लेता है मैं ठीक हो गया हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है दवा की। तो आपने हेयर ट्रांसप्लांटेशन थ्योरी से किया था ना?
जी सर। कैसे किया था आपने, मतलब उनको डोज खिलाई थी आपने या सिर्फ हेयर से किया था? सिर्फ बाल लिया था मैंने पेशेंट का, 2 बाल लेते हैं हम लोग बाल हाँ ड्रग ट्रांसमिशन में। पेशेंट हाँ के हाँ। 2 बाल ले लेते हैं, एक बाल उसकी फाइल में ही स्टेपल कर देते हैं कि वक्त जरूरत पे अगर कहीं भी ये बाल मेरा हाथ से दवा लगाते टाइम मिस हो जाए, कुछ हो जाए, या लिफाफे से ही कई बार अंदर रखने में गिर जाता है बाल, तो नीचे पड़ा हुआ बाल वो पता नहीं उसी पेशेंट का है या दूसरे का, या मेरा ही बाल गिरा हुआ है, तो हम लोग वो बाल नहीं उठाते हैं। तो एक बाल उसमें फाइल में ही स्टेपल रहता है, और एक बाल हम लोग 1 ड्राम की कांच वाली फियल होती है, उसमें मेडिसिन का एक ग्लोब्यूल 50 मिलीस्मल पोटेंसी का, और डिस्टिल्ड वाटर, और बाल उसमें आधा डिप रहता है आधा निकला रहता है, उसको कॉक बंद करके 10 स्ट्रोक करके लिफाफे में दवाई का नाम, किस डेट से स्टार्ट हुई है, और पेशेंट का नाम, कहाँ का पेशेंट है, ये लिख के, और वो रैक्स बनी हुई हैं उनमें लगा देते हैं। तो टोटली डॉक्टर सानी सर, डॉक्टर ओपी सिंह सर हमारे गाजीपुर में, ठीक और झांसी में हमारे डॉक्टर गोस्वामी बॉस जो जो हमारे कॉलेज से पढ़े थे, इन तीनों ही लोगों से मैंने सीखा है। हाँ, पटना में संजीव सर और अमित सानी सर से सीखने को बहुत कुछ मिला। ठीक है ठीक है बिल्कुल। ठीक एक है। क्वेश्चन हमारे पास और भी है कि सारे के मेडिसिन में केस टेकिंग जरूरी है? बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो हर के मेडिसिन में केस टेकिंग जरूरी होता बिल्कुल है। बिल्कुल जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। इवन जो कई बार वन साइडेड डिजीजेज आती हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हम लोग डिजायर एवर्जन से मैच कर लेते हैं। वन साइडेड डिजीज जैसे किसी ने बताया कि डॉक्टर मेरी नाक हमने जब से छिदवाई है तब से ये यहाँ पे घाव नहीं भर रहा है, पक जा रही है, या मेरे सिर्फ एक मस्सा है, तो वहां भी हम लोग कई बार उससे उसकी डिजायर एवर्जन या कुछ उसकी हैबिट्स जानने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो मैच करे। सिर्फ मस्से के नाम पे हम थूजा कॉस्टिकम या इस तरह की कौन सी मेडिसिन हम प्रेस्क्राइब कर देंगे, तुक्का तो लगाना नहीं है, एंटीमोनियम क्रूडम या रस्टॉक्स कुछ भी तो नहीं कर सकते ना, या सबका घोल मिला के हम एक पेशेंट को दे दें, ये भी नहीं करना है अपने को। तो सिंगल मेडिसिन जब डॉक्टर हैनीमैन ने बोला है एफोरिज्म नंबर 273 में, इन नो केस अंडर ट्रीटमेंट इज इट नेसेसरी एंड देयरफॉर नॉट परमिसिबल टू ए पेशेंट टू एडमिनिस्टर मोर देन वन सिंगल मेडिसिनल सब्सटेंस, तो वो नहीं नहीं, एक एफोरिज्म एक हम बात लोगों है को। त्रिवेदी जी, एक बात आपने कहा कान छेदाया, उसके जी बाद जो जी। है पस फॉर्म हुआ, तो कॉज क्या हुआ? पेंट्रिट, यानी कान में पेनिट्रेटिंग, हाँ, छेद किया। पेनिट्रेशन तो इंजरी। लीडम लीडम पाल इज द सुटेड रेमेडी। पस फॉर्म होता है तो ऐसा होता है। ऐसे आप, बहुत हमको खुशी हुई कि हेयर ट्रांसमिशन से है, आपका फाउंडर ही हमारे गुरु हैं, डॉक्टर बी सानी ही हमारे गुरु हैं, समझे ना? तो कॉज देखना पड़ेगा, कॉज के जो मैकेनिकल कॉज है या मेंटल कॉज है, कॉज देखना पड़ेगा, और एक उसमें मिनट। लीडम पाल देखना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र। ये आप लास्ट क्वेश्चन क्या है, बोन प्रॉब्लम आ रही है, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन देख लीजिए आप। बोन प्रॉब्लम आ रही है, लास्ट में मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ कॉन्फ्लिक्ट। कौन प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा? पूरा क्वेश्चन क्लियर नहीं है। डॉक्टर अनिल कुमार यादव। क्वेश्चंस आपका थोड़ा कम, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। 2 क्वेश्चन मिक्सअप है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक्चुअली अब हमारा टाइम भी खत्म हो गया, तो हमको क्वेश्चन आंसर सेशन ले भी नहीं सकते हैं। सो थैंक यू डॉक्टर जितेंद्र, आप ऐसे ही आते रहिए और अपना एक्सपीरियंस, क्लिनिकल एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर कीजिए। बहुत ही अच्छा आपका सेशन रहा। ऐसे ही फिर से नए टॉपिक के साथ फिर से आप आईपीएच में आइए। धन्यवाद डॉक्टर दीपमाला जी, राम प्रवेश साज सर, जाओ, और बहुत बहुत हमारे थैंक गुरु नाउ डॉक्टर बहुत बहुत थैंक्स। घर घर सेशन। होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, घर घर बिल्कुल होम्योपैथी, घर घर, ठीक। बिल्कुल। अब हमारा हिंदी सेशन खत्म हो रहा है, इंग्लिश सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। सो अब यह मंच में डॉक्टर अंजनी मैम को हैंड ओवर कर रही हूँ। ओवर टू यू। जस्ट a minute, sir. Ma'am, please unmute yourself. Actually, I am not host, ma'am. I can't make you host. Dr. Pankaj, please, Dr. Anjani,
co-host? Dr. Pankaj, are you there? Please make Dr. Anjani co-host or host. Yes. Thank you, Dr. Pankaj. Thank you, Deepamala ji. Thank you, Hindi team. Now we are moving to today's English session. Today is our 1995th day of continuous webinar. Before beginning the session, as usual, we will have a silent prayer.